आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षावाड़ी 24x7 पर। आशा या उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो हम आपको आज फिर लेके चल रहे हैं नए टॉपिक क्रैमर के नियम पर। पिछले वीडियो में हमने क्रैमर का जो नियम बताया था वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए बताया था। अब जो ये वीडियो है इसमें हम क्रैमर का नियम तीन चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए कैसे क्रैमर का रूल अप्लाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है और उसकी संगतता की क्या शर्तें होती है, पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल के आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्रैमर का नियम, क्रैमर का रूल। तीन अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरणों के लिए क्रैमर का नियम। तो क्रैमर के नियम में सबसे पहले हम यहाँ पर तीन अज्ञात राशियों यानी x, y और z जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स वाले तीन इक्वेशंस लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। यहाँ पर जो x और y और z है ये अज्ञात राशियां यानी कि चर राशियां या वेरिएबल्स है। और a1, b1 एंड c1 ये जो हमारे हैं इनके कोफिशिएंट है, गुणांक है, x, y, z के गुणांक है। और जो ये चौथी एक राशि है d1 ये इसे हम अचर पद या कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सिमिलरली सेकंड इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ये समीकरण में x, y, z हमारे चर राशियां रैखिक समीकरण के लिए जो चर राशियां हैं अज्ञात राशियां हैं और a2, b2, c2 हमारे अचर पद कांस्टेंट कोफिशिएंट गुणांक हैं। इसी तरीके से तीसरा इक्वेशन a3x b3y और c3z d3 होता है। अब इसको हम यहाँ पर इन समीकरणों को हल करने के लिए x, y के मान ज्ञात करने के लिए निम्न ये फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। जब x इक्वल टू क्या होगा, यहां पर होगा dx अपॉन d, x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन d, तथा अब तीसरा जो हमारा होगा तथा z इक्वल टू होगा dz अपॉन d। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर जो वो दो रैखिक वाले समीकरण दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरणों के लिए जो रूल अप्लाई किए थे वही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको d क्या होता है। तो d इक्वल टू d एक सारणी होगी जिसका ऑर्डर या क्रम होगा 3x3 यानी कि 3 रो 3 पंक्तियां 3 कॉलम यानी 3 स्तंभ। ये कॉलम स्तंभ d1 में कहां से रखे जाएंगे, जो x के गुणांक होंगे, x के कोफिशिएंट होंगे a1, a2, a3। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में b में y के कोफिशिएंट b1, b2, b3 रखे जाएंगे। तीसरे में c3, c1, c2, c3 रखे जाएंगे। इस तरीके से हम अपना नया कॉलम लेंगे dx में हमारा होगा जो x है ना, x के यहां पर हम x के जो कोफिशिएंट है उनको हटा देंगे और उसकी जगह हम अचर पद जो हमारा किनारे का ये अचर पद है ये रख देंगे उसकी जगह पर। उस कॉलम को उसको हटा के उसकी जगह ये वाला कॉलम रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। और ये सारणी को हल करने के बाद यानी कि सॉल्व करने के बाद एक्सपेंशन करने के बाद यहां पर dx आ जाएगा। इसी तरीके से हम लेंगे dy में क्या करेंगे, इस सारणी में हम क्या करेंगे, जो y के जो कोफिशिएंट होते हैं b1, b2, b3 उनको वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर हम ये जो इक्वेशंस में अचर पद होते हैं, जो अचर यानी कि कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनकी जगह वो रख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3। इस
बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो कोई कुछ अलग ना करके डी जेड निकाल लिया जाता है। डी जेड डी जेड डी जेड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी जेड है उसको हम रखेंगे, तो वहां पर जो जेड के कोफिशिएंट होते हैं, जेड के कोफिशिएंट C1 C2 C3, ये कोफिशिएंटों को हटाकर, कोफिशिएंट्स को हटाकर उसकी जगह पर हमारा कांस्टेंट टर्म जो अचर पद होता है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की जगह हम यहाँ पर रख देंगे D1 D2 और D3। और इन सभी जो सार्डिक है, जो डिटरमिनेंट्स हैं, इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो इनकी वैल्यू निकलेगी, उन वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर x, y और z के जो मान है, जो वैल्यू है, जो निकाल सकते हैं, उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ये हुआ क्रैमर्स का रूल्स। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनकी संगतता के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। संगतता के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो संगतता की शर्तें या कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहां पर जो संगतता की शर्तें होंगी उनके लिए हम यहां पर लेते हैं। पहली शर्त, हमारा पहला जो रूल्स होगा कंसिस्टेंसी का, संगतता का, उसमें हमारा पहला रूल ये होती है, पहली शर्त होती है कि d इज इक्वल टू 0 और इसको नॉट इक्वल करते हैं, यानी कि जो d होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। d इज नॉट इक्वल टू 0। तो समीकरण संगत होते हैं, संगत होते हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब संगतता की शर्तों में जो D1 इज नॉट इक्वल टू डी, जो D होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो अगर 0 नहीं होती है, यानी कि वो D इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो जो हमारे दिए गए समीकरण होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और उनके जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है, केवल एक ही हल निकलता है। सेकेंड टर्म, सेकेंड कंडीशन, अगर ये D की वैल्यू 0 आ रही है, साथ साथ में जो हमारे तीन और डिटरमिनेंट्स है dx और dy और dz, dx dy और dz इज आल्सो इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, dx dy dz भी 0 हो रहे हैं, तो समीकरण संगत भी होते हैं और असंगत भी होते हैं और उनके अनंत हल, तो समीकरणों के अनंत हल होते हैं। तो यहां पर समझ में आया कि अगर हमारे जितने भी सार्डिक आते हैं dx dy dz और सभी की वैल्यू 0 होती है, तो सारे मान उसके 0 आते हैं, तो जो समीकरण होते हैं वो संगत की श्रेणी में आ जाते हैं, कभी कभी असंगत की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो उनके हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन होती है d का मान तो 0 है, d का मान 0 है और dy dx dy और dz में कम से कम कोई एक शून्य ना हो। तो d इक्वल टू 0, dx dy और dz में कम से कम कोई एक शून्य ना हो, यानी कि कोई एक ऐसा हो जो नॉन जीरो हो।
तो समीकरण असंगत तथा कोई हल नहीं वाले होते हैं। तो इस तरीके से क्रैमर रूल्स में आपको ये समझना चाहिए कि इसकी संगतता की शर्तें ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये पूछी जाती हैं। तो संगतता की शर्तों में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ पहली शर्त डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो समीकरण होते हैं वो संगत समीकरण होते हैं और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। दूसरा, अगर डी की वैल्यू जीरो है तो डी और डी एक्स डी वाई डी जेड सभी की वैल्यू जीरो आ रही है तो समीकरण के अनंत हल होंगे और समीकरण संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। इसके बाद अगर लिखा है डी वाई डी इक्वल टू जीरो डी एक्स डी वाई डी जेड में कम से कम कोई एक जीरो ना हो, कोई एक भी ऐसा हो जिसकी वैल्यू जीरो ना आ रही हो, तो समीकरण जो कैसे होंगे वो असंगत समीकरण होंगे और जो उनके हल होंगे उसके कोई भी हल नहीं निकल सकते हैं, कोई भी हल नहीं होंगे। इस तरीके से ये तो आपको हमने इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो समझा दिया। अब हम एक एग्जांपल लेकर इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने पर इनकी हम एक एग्जांपल लेके क्रैमर के रूल को कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन में ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसके बाद दूसरा इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और तीसरा इक्वेशन होता है हमारा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। अब हम इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर d चाहिए। d क्या होता है, d होता है जो x y z जो अचर पद है उनके कोएफिशिएंट को हम ले लेते हैं और कोएफिशिएंट को रखते हैं तो 1 1 1 और 1 माइनस 1 और 1 1 1 और माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसको एक्सपेंशन करके सॉल्व कर लेंगे। आप इसमें समझ भी सकते हैं कि किसी सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सारणी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो ये हमारा 1 होता है, इस 1 के आमने सामने के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हटा देते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रैकेट में हमारा रहेगा इन और इस -1 और इस -1 का मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 1 माइनस 1। अब ये जो हमारा सेकेंड 1 होता है, सेकेंड ये नेगेटिव रखा जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे -1 और ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला रो जो ये वाला कॉलम है इसको छोड़ दिया जाता है तो इसका और इसका इंटू किया जाता है तो ये हो जाएगा -1 फिर लास्ट में होगा 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा इसका और इसका इंटू किया जाता है 1 बन जाए 1 माइनस इनका इंटू किया जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा और माइनस ऑलरेडी पहले है इसमें +1 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 यानी कि +2 + 4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 4 यानी कि जो d = आ गया 4। अब हम निकालेंगे dx = में क्या होगा, जो x के कोएफिशिएंट होते हैं उनकी जगह पर हम अचर पद रख देते हैं तो 3 1 1 और बाकी सब y के कोएफिशिएंट वैसे ही रखेंगे और z के माइनस। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा +1 -1 और -1 इसका भी होगा आंसर तो 1 + 1 -1 और -1 और +1 ये हो जाएगा 1 + 1। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर यानी कि dx = आ जाएगा आपका 2 + 2 = 4। तो आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम निकालेंगे dy निकालेंगे तो जो y के कोएफिशिएंट उनको हटा देंगे, उसकी जगह पर हम कांस्टेंट टर्म रख देंगे तो 1 1 1 3 1 1 और 1 1 -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 1 ब्रैकेट में और इनका इंटू होगा तो 1 बन जाएगा 1 और -1। सिमिलरली अब हमारा जो माइनस का 3 होगा ब्रैकेट में हो जाएगा -1 और -1
-1 और -1। अब +1 ले लेंगे, 1 -1 ये 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएंगे -2, तो -2 और ये हो जाएंगे -6, +6, तो हमारा आंसर आएगा 4। इसके बाद हम लगाएंगे dz की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो z है z के हम हटा देंगे, वहां पे कोएफिशिएंट उसकी जगह रखेंगे यहाँ पर 1 1 1 1 -1 1, और यहाँ पर z की जो कोएफिशिएंट उसकी जगह हम कांस्टेंट टर्म को पुट अप कर देंगे, तो ये 3 1 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, अब इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -1, इसको हटा देंगे तो 1 और -1 +3, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1 -1 +1 हो जाएगा। अब ये तो देखिए हो जाएगी -2 और ये 0 हो जाएगा, -2 और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे +6, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारा देखिए d जो हो गया वो 4 आ गया है, तो हम यहाँ इनको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारी x की वैल्यू होगी वो x = क्या होगा, dx/d। dx हमारा आया हुआ है 4 और d आया हुआ है 4, तो =1, x =1 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ निकालेंगे y होगा dy/d, तो dy की वैल्यू आ गई है 4 और अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से z हो जाएगा dz/zd, तो 4/4 =1, मतलब x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आई और z की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस तरीके से आपको 3 अज्ञात राशियों वाले क्रैमर के नियम को हमने समझाया, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।